स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे सीरीज़ के बारे में। इस साल मैंने कौन सी नई सीरीज़ देखी है, या अगर वो पुरानी भी थी तो मैंने इन्हें फर्स्ट टाइम देखा है। ऐसी एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिस पे मैं मूवीज़ के बारे में चर्चा करूंगा, तभी हम सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्स्ट टू बेस्ट जाएंगे। तो सबसे ख़राब सीरीज़ जो मैंने इस साल देखी थी वो एक अमेरिकन सीरीज़ थी जिसका नाम था फॉरएवर। तो बहुत ही ब्लैंड किस्म की एक शो थी। बेसिकली एक कपल होता है जिनकी डेथ हो जाती है, और उन्हें पता चलता है कि डेथ होने के बाद भी आत्माएं जो है वो धरती पर ही रहती हैं और आराम से अपना जीवन वो गुजारते रहते हैं। जिसके चलते होता यह है कि वो हस्बैंड वाइफ फिर अपना आम जीवन जीने लगते हैं जिस तरह से कुछ हुआ ही नहीं है। और फिर वो ऐसे लोगों से मिलते हैं, जैसे ऐसे किरदारों से अलग अलग मिलते हैं, जैसे कोई बूढ़ा होकर मरा हो, या कोई ऐसा हो जो बच्चा था तभी उसकी मौत हो गई थी। लेकिन क्योंकि वो बच्चे की बॉडी उसकी लगती है, लेकिन वो उसकी इंटेलिजेंस बड़ी होती है क्योंकि उससे मरे हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। तो उतनी ख़ास स्टोरी नहीं थी। एक सीज़न आई थिंक इस शो का बनाया गया है और अगला सीज़न आया नहीं है। 21 या 22 की ये सीरीज़ है। तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। और नेक्स्ट शो की हम बात करेंगे तो ये एक कोरियन सीरीज़ है, मैरी माई हस्बैंड करके। ये सीरीज़ मुझे ठीक ठाक लगी। बेसिकली इसकी प्रेमिस जो है, जो इसकी स्टार्टिंग की स्टोरी है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे, लेकिन ओवरऑल शो उतना ख़ास नहीं है। तो एक लेडी होती हैं जिन्हें कैंसर हो जाता है, और उनके हस्बैंड जो होते हैं वो उन पर चीट करते हैं उनकी कोवर्कर और बचपन की फ्रेंड के साथ, उस लेडी की फ्रेंड के साथ। और वो बेसिकली करते ये हैं कि वो दोनों मिलकर एक दिन उस लेडी की हत्या कर देते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली हत्या के बाद वो लेडी मरती नहीं है, बल्कि 10 साल अतीत में चली जाती हैं, जहाँ उन्हें पहले से पता होता है कि आगे उनके साथ क्या क्या होने वाला है, दुनिया में क्या क्या होने वाला है, ये सब कुछ वो जानती हैं। और यहीं से फिर वो समझ जाती हैं कि शुरू से ही इन दोनों का, उनके हस्बैंड का और उस लड़की का चक्कर चल रहा है। और वहाँ से फिर वो प्लानिंग स्टार्ट कर देती हैं कि वो किस तरह से उनसे बदला लेंगी। तो प्रेमिस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आइडिया कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। ओवरऑल ओके, वन टाइम वॉच सीरीज़ मैं इसको कहूँगा। नेक्स्ट सीरीज़ की हम बात करेंगे जिसका नाम है माई आईडी इज़ गंगनम ब्यूटी। ये भी एक और कोरियन सीरीज़ है। तो ये शो का कॉन्सेप्ट बेसिकली इस बात को बताता है कि कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी बहुत कॉमन हो चुकी है, आम सी बात हो चुकी है कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी करवाना, और कई लड़कियां ख़ासतौर से ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाती हैं। अब इसमें बताया ये गया है बेसिकली एक आम परिवार की लड़की होती है जिसने कुछ पैसे जमा करके अपनी पिताजी से तो उसने अनुमति नहीं ली, लेकिन माँ के साथ प्लान करके उसने सर्जरी करवा ली। इससे होता यह है कि वो बहुत सुंदर लगने लगती है, और फिर जब वो कॉलेज में एडमिशन लेती है तो फिर उसे उस तरह का अटेंशन मिलता है, लोग उसके पीछे पड़ते हैं, दुश्मन बनते हैं। बेसिकली कॉलेज लाइफ के बारे में स्टोरी है। और इस स्टोरी का मैसेज अच्छा है कि मतलब ब्यूटी, इनर ब्यूटी के बारे में है। बेसिकली आप सिर्फ सर्जरी भी कोई करा ले तो ऊपर से वो ब्यूटीफुल हो जाएगा, लेकिन फिर लोग हमेशा उसे शक की निगाह से देखेंगे, और इस तरह से लोगों को पता चलेगा। तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग एक्सेप्टिंग होते हैं, उनको लगता है ठीक है करा लिया तो क्या बड़ी बात है। कुछ लोग होते हैं उन्हें लगता है कि मतलब कुछ पाप कर दिया है इन्होंने इस तरह का काम करके। तो इंटरेस्टिंग आइडिया मुझे लगा। शो शुरू बहुत अच्छे से होता है, और थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि फिर शो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है क्योंकि सीरीज़ है, एपिसोड उन्होंने ज़्यादा उनको वो बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा शो स्ट्रेच हो जाता है। बट ओवरऑल अच्छा शो है, एक बार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम द बॉयज़ की। द बॉयज़ मैंने पहले भी देखा है, लेकिन आई थिंक ये साल इसका सीज़न 4 आया था जो मुझे उतना पसंद नहीं आया। ओके लगा मुझे। ऑब्वियसली बॉयज़ है, वो शॉक वैल्यू, एक्शन, वो सब मज़ेदार होता है। पॉलिटिक्स वो क्या करते हैं, होमलैंडर और ये सब किरदार की बात करते हैं। तो मुझे फ्रेंची के किरदार में जो चेंजेस किए गए वो मुझे नहीं समझ आए। मुझे लगा आउट ऑफ द ब्लू फ्रेंची को चेंज कर दिया उन्होंने। अगर आपने बॉयज़ की सीरीज़ देखी है तो आपको समझ आएगी, तो थोड़ी सी उस पर चर्चा करेंगे। होमलैंडर का किरदार ज़बरदस्त है। सेज करके जो किरदार इंट्रोड्यूस किया गया था इस सीज़न में, मुझे लगा वो शुरू बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन फिर मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी इस सीरीज़ की राइटिंग में कि सेज जो है बेसिकली उसकी पावर ये होती है कि वो मास्टरमाइंड होती है, उसे प्लानिंग करने की उसके पास पावर्स होती हैं, और बहुत आगे तक वो सोच सकती है और उसको कोई चकमा नहीं दे सकता। इस तरह की होमलैंडर की टीम में वो होती है। और बेसिकली वो मुझे पार्ट अच्छा नहीं लगा कि हर चीज़ को वो जब भी हारती है तब भी ऐसे बताया जाता है जैसे उसने सोच के रखा हुआ था और ये सब एक पार्ट ऑफ द प्लान था। ये मुझे बकवास लगा अटरली। मुझे लगा राइटर्स को और बेटर करना चाहिए था। बॉयज़ जैसा ज़बरदस्त शो जिसको मैं बहुत हाई रेटेड मानता हूँ, इस बार इस सीज़न में वैसा मज़ा नहीं आया। ओके था, मतलब देखने लायक है ओवरऑल स्टोरी के लिए, कंटिन्यूटी के लिए, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं आया। बाकी का बुचर की परफॉर्मेंस, ह्यूई, स्टारलाइट, ये सब जो हैं इनका एंगल जो है, और ये थोड़ा सा ह्यूई और स्टारलाइट का एंगल अब मुझे पुराना होता लग रहा है। मतलब अब कब तक उनमें कन्फ्यूजन रहेगा रोमांस में। मतलब वो कपल बन चुके हैं लेकिन फिर भी अभी भी एक दूसरे पर शक करते रहते हैं, और वो पुराना होता जा रहा है ट्रोप। कुछ चीज़ें अब इस बार रिपीटेड लगी हैं काफ़ी। और ओवरऑल होमलैंडर और वो जो बच्चा है उनका बेटा रायन, उसका डेवलपमेंट मुझे अच्छा लगा। तो बॉयज़ अगर आप देखते हुए आ रहे हैं तो सीज़न 4 भी ज़रूर देखिए। उम्मीद मैं करूँगा कि जो इसका नेक्स्ट सीज़न आएगा, सीज़न 5 पर ये स्टोरी एंड कर देंगे, वरना बहुत ख़राब हो जाएगी स्टोरी। अच्छे नोट पर सीज़न 5 में उन्हें एंड कर देना चाहिए।
नेक्स्ट शो पर हम आते हैं सीरीज़ पर कॉल मी बे। कॉल मी बे में अनन्या पांडे ने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है और बेसिकली वो खुद को ही प्ले कर रही हैं। तो ये एक फ़नी सीरीज़ है, मैं कहूँगा इसको ज़्यादा सीरियसली ना लें, एंजॉय करने के लिए देखें। लेकिन एक बात मुझे लगी कि बहुत ही ज़बरदस्त बात मुझे ये लगी इसमें कि इसकी जो स्टोरी है वो तो ज़रा अजीब सी है, लेकिन देखने में मज़ा आता है। कोरियन टाइप की स्टोरी बनाई है इन्होंने, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोरियन शो देख रहे हैं लेकिन सारे किरदार इंडियन हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे यूनिक लगा। नेक्स्ट सीरीज़ पर हम आ जाते हैं जमुना पार। जमुना पार भी मुझे अच्छी लगी सीरीज़, गुड सीरीज़ लगी। मैं कहूँगा ज़रा देखकर मज़ा आया, अच्छा यूनिक आइडिया लगा। तो बेसिकली ये एक लड़के के बारे में है जो एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर जो है वो सीए की कोचिंग चलाते हैं और बेसिकली रैंकर्स वो प्रोड्यूस करते हैं अपने कोचिंग में, और दूसरे जो भी आपके कोच होते हैं इस तरह के दिल्ली, आई थिंक दिल्ली के आसपास होते हैं। और बेसिकली होता यह है कि उनका जो बेटा है वो सीए का रैंक लाता है और वो फैमिली बिजनेस में नहीं आना चाहता, कोचिंग में वो नहीं रहना चाहता। वो सीए, ऑब्वियसली सीए उसने इतनी मेहनत कर वो सीए बना है, तो वो ऑब्वियसली आगे बढ़ना चाहता है कॉर्पोरेट करियर में। और जो कॉर्पोरेट बिजनेस होता है और जो फैमिली बिजनेस होता है उसमें जो फ़र्क होते हैं और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, और कॉर्पोरेट कल्चर में किस तरह का मतलब अच्छाई भी है और बुराई भी, टॉक्सिसिटी भी है। और जैसे आप कह लें हर सिटी में देखिए एक ओल्ड रीजन होता है और एक न्यू हाईली डेवलप्ड जैसे नया रीजन होता है जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और इस तरह के हाई सोसाइटी वाले लोग रहते हैं। तो उनका फिर आपस में उनका कैसा रवैया है, वो लोग एक दूसरे को किस नज़रों से देखते हैं, एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत अच्छी कमेंट्री शो में मुझे लगी। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस भी बहुत ज़बरदस्त हैं, देखने लायक है शो। ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए, जमुना पार बहुत ही अच्छा शो है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फार्गो पर। फार्गो हमने पहले भी देखा है, बहुत ही अंडररेटेड सीरीज़ है फार्गो। मैं कहूँगा ये वाला जो सीज़न 5 है तो ये भी बहुत अच्छा है। ग्रेट नहीं कहूँगा लेकिन अच्छा शो है। अच्छी सीज़न बनाई है इस बार भी उन्होंने। तो फार्गो के बारे में जो नहीं जानते थोड़ा सा बताता हूँ। बेसिकली फार्गो जो सीरीज़ है आपको कोई ऑर्डर में देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी सीज़न उठाकर देख सकते हैं, क्योंकि जो कहानी लिखी गई है हर सीज़न में एक वो अलग कहानी पेश करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपने सीज़न 1 देखा हो तो आपको सीज़न 2 देखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। या सीज़न 3 आपने डायरेक्टली उठाकर देख लिया हो तो आपको 1 और 2 देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा देखिए, बहुत ही एंटरटेनिंग शोज़ हैं। और होता यह है कि अमेरिका में जो मिडल के जो स्टेट्स होते हैं, मिड वेस्ट जिन्हें कहा जाता है, जहाँ पर बहुत कम आबादी होती है और पॉपुलेशन कम होती है, ज़्यादातर लोग छोटे शहरों में रहते हैं। और छोटे शहरों में कैसे कैसे क्राइम होते हैं और जहाँ लोग बहुत एक दूसरे को जानते हैं। और बेसिकली वहाँ की पुलिस बड़े शहर की पुलिस से किस तरह से अलग होती है, उनका क्राइम पे नज़रिया कैसा होता है, वहाँ की जनता का नज़रिया कैसा होता है। ये मुझे लगा कि अमेरिका में अभी भी बहुत बड़ा तबका है जो इस तरह के शहरों में रहता है। उन्हें पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, या वो बेसिकली वो एक अपनी दुनिया में जी रहे हैं। अगर आप न्यूयॉर्क वगैरह जैसे हम अक्सर हॉलीवुड में देखते हैं और सीरीज़ में भी हम देखते हैं, तो बड़े शहरों की कहानी ज़्यादा हमें देखने मिलती है अमेरिका से। तो अगर आप अमेरिका के छोटे शहरों के बारे में और उनके कल्चर के बारे में और जानना चाहते हैं तो फार्गो ज़रूर देखिए। और बहुत अच्छा सस्पेंस होता है फार्गो में। हर सीज़न में क्राइम से रिलेटेड स्टोरीज़ होती हैं कि वहाँ पर क्रिमिनल्स किस तरह के कांड करते हैं, तो देखने में मज़ा आता है, आपको मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट शो की बात करते हैं, ज़बरदस्त शो पंचायत का सीज़न 3 ये साल मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त लगा। थोड़ा सा एंडिंग में मुझे लगा कि थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छा शो। जीतू भैया ने कमाल कर दिया, फिर से सभी ने, एमएलए विधायक जी ने, और क्या नाम है उनका, प्रशांत आई थिंक नाम होता है, जो डिप्टी प्रधान जो होते हैं और जो सहायक होते हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग। एमएलए साहब की भी एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त, रिंकी की, उनकी माता जी की, फीमेल प्रधान जो होती हैं, बहुत 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 शानदार। एक परफॉर्मेंस, प्रहलाद नाम है उनका जी, प्रहलाद का भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस, स्टोरी राइटिंग और ज़बरदस्त शुरू से सीरीज़ का रहा है। अब मुझे लगता है नेक्स्ट सीज़न में इस शो को एंड करना चाहिए। थोड़ा सा एंडिंग की तरफ आते आते मुझे लगा थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है शो, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट सीज़न फाइनल सीज़न होगा और बहुत अच्छे से इसको एंड किया जाएगा। बहुत अभी तक तो बहुत ज़बरदस्त कहानी चल रही है, आपने किसी वजह से नहीं देखी है तो ज़रूर इसमें जुड़ जाइए। तो नेक्स्ट शो की हम बात करेंगे इनविंसिबल का सीज़न 2 मैंने देखा है, जो कि मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। इनविंसिबल जो एनिमेटेड सीरीज़ है, सुपर हीरोज़ की कहानी पर आधारित है। तो इस बार भी स्टोरी अच्छी लिखी है उन्होंने, और जो लेयर्स बताए गए हैं ओमनी मैन के किरदार को लेकर, उनके व्यू को लेकर, और जो नई नई बातें हमें इस सीज़न में पता चलती हैं। तो मुझे दिसंबर में आने वाला था आई थिंक इसका नेक्स्ट सीज़न, लेकिन अभी तक डेट आई थिंक अनाउंस नहीं हुई, या दिसंबर में ट्रेलर आएगा शायद, तो हो सकता है जनवरी या फेब में अगले साल वो नेक्स्ट सीज़न लाए। तो देखते हैं, आई थिंक इसमें इस सीरीज़ में और 1-2 सीजन्स का पोटेंशियल तो ज़रूर दिखाई दे रहा है। अभी सीज़न 2 चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी चल रही है यहाँ तक, तो ज़रूर आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट शो की हम बात करेंगे मिर्ज़ापुर सीज़न 3। मिर्ज़ापुर सीज़न 3 भी मुझे ज़बरदस्त लगा। एक ही शिकायत मेरी रहेगी कि मुझे ढोलू का किरदार मुझे नहीं पसंद आया, जिस तरह से उसकी राइटिंग जा रही है और ज़बरदस्ती उसको मतलब बाहुबली की तरह से बताने की कोशिश की जा रही है, वो उन एक्ट्रेस को वो सूट नहीं कर रहा है। आई एम सॉरी टू से, अगर कोई उनके फैंस हैं तो
मुझे उस तरह का मज़ा उनको देखकर नहीं आया। उनके सीन छोड़कर बाकी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग जा रही है, देखने लायक रहेगा। इस बार भी जो ट्विस्ट एंड टर्न्स बताए गए हैं बहुत मज़ा आया। अगर आपने मिस किया है तो ज़रूर मिर्ज़ापुर की पूरी स्टोरी देखें, और नेक्स्ट सीज़न पे मैं उम्मीद करूँगा इसकी एंडिंग हो जाए। ज़्यादा इसको स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी सीज़न 3 को बहुत वेट कराया है। आई थिंक सीज़न 2 के लिए भी बहुत वेट करवाया था, तो उम्मीद करते हैं साल 2 साल में इसका लास्ट सीज़न आ जाए। ओवरऑल तो कहानी अच्छी चल रही है, उम्मीद करते हैं इसकी एंडिंग अच्छी हो। नेक्स्ट शो की बात करूँगा मैं, हाई वीनस करके एक चाइना का शो है। बहुत ही शानदार लगा मुझे। ज़्यादा रोमांटिक शोज मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात इसकी बहुत अच्छी लगी कि आज की दुनिया के हिसाब से बहुत ही रियलिस्टिक एक रिलेशन बताई गई है, और करियर को लेकर जो फोकस होता है लड़कों का लड़कियों का, उस पर यह शो है। डॉक्टर्स के बारे में है, बहुत ही शानदार शो है, ज़रूर इसको देखिए। चाइना से आता है और मुझे लगा वन ऑफ द बेस्ट शोज़ है जो मैंने ये साल देखा है सीरीज़ में। बहुत ही शानदार एक्टिंग दोनों मुख्य किरदारों की तरफ से, लेडी और जो हीरो है उनकी तरफ से भी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांस, और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप किस्म का रोमांस है। आपको लगेगा कि काफ़ी रियलिस्टिक ऐसे हो सकता है, ऐसे मतलब अचानक से कुछ नहीं होता है इस शो में, होते होते जिस तरह का एवोल्यूशन बताया। स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एक एपिसोड से भी हम आए तो अच्छा है, एक एक एपिसोड जैसे ख़त्म होता है, जैसे बीच की कहानियाँ होती हैं। ओवरऑल जो सीरीज़ की कहानी है वो भी बहुत अच्छी है। एक ही सीज़न इसका है, एक सीज़न में शो ख़त्म हो जाता है, तो आई थिंक 20 एपिसोड्स कुछ हैं, तो ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए। बहुत ही शानदार शो। स्पेशली अगर आप रोमांटिक शोज़ देखते हैं तो आपको तो बहुत ही पसंद आएगा, नहीं भी देखते हैं तो मैं ऐसे लोगों से कहूँगा ये वाला थोड़ा रियलिस्टिक है, इसको चेकआउट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं और एक ज़बरदस्त शो की, जो कि कोरिया से आता है, शॉपिंग किंग लुइस करके। ये शो मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा। इसमें काफ़ी कॉमेडी है। एक लड़के के बारे में है जो बहुत अमीर घर से होता है, जैसे बहुत सारे कोरियन शोज़ में बताया जाता है, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि वो उसकी आदत चली जाती है और वो भूल जाता है कि वो एक्चुअली वो अमीर है करके। तो ओवरऑल इसमें जो एक्टिंग है वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी, हीरो हीरोइन और बाकी सभी सपोर्टिंग किरदारों की, और जिस तरह की सिचुएशन होती है और जिस तरह के कॉमेडी बताई गई है वो मुझे बहुत मज़ेदार लगा। इवन जो रोमांटिक एंगल है बहुत ही अच्छा, रियलिस्टिक सा रोमांटिक एंगल है। अक्सर वरना आप देखते हैं कोरियन शोज़ में वो रोमांस बताने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा, इवन हमारी फिल्मों में भी जिस तरह से बताया जाता है तो उस तरह का नहीं है, काफ़ी अच्छे से इसको बताया गया है। मतलब आपको देखकर ओवरऑल मज़ा आएगा। अगर आप ज़्यादा इस तरह का कंटेंट नहीं भी देखते हैं तो एक फ़न वॉच मैं इसको कहूँगा। नेक्स्ट शो की बात करते हैं, धमाकेदार एक्शन, रीचर सीज़न 2। रीचर के मैंने दोनों सीज़न पहली बार इसी साल देखे हैं। जब ये आई थी शो तो मैंने सीज़न 1 नहीं देखा था, इस बार मैंने सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों देखे हैं, और मुझे बहुत ही शानदार लगा ये शो। रीचर का जो मेन रोल जो करते हैं, जो 6 फुट 4 इंच के, आपको बार बार पूरी सीरीज़ में भी याद दिला, क्या एक्शन हीरो हैं वो साहब। हीरो जो है बहुत शानदार पर्सनैलिटी और ज़बरदस्त है। देखने में एक एक एपिसोड मज़ा आता है। एक्शन भी बहुत अच्छा एक्शन है। अगर आप एक्शन के फॉलोअर हैं आपको देखने में मज़ा आ जाएगा। स्टोरी अच्छी है, सस्पेंस अच्छा है, किस तरह से क्राइम हो रहा है, क्या हो रहा है और वो क्या करते हैं, और उनका जो इन्वॉल्वमेंट है हीरो का पूरी की पूरी स्टोरी में, वो भी बहुत मज़ेदार है। रोमांटिक एंगल भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ठीक है, अच्छा किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा इसको पुश नहीं किया। वरना देखिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंगल कभी एक्शन सीरीज़ में पुश होती है तो शो बीच बीच में बहुत बोरिंग हो जाते हैं, वैसा मज़ा नहीं आता है देखने में। नेक्स्ट शो की मैं बात करूँगा जो मुझे इस साल का सबसे बेस्ट शो लगा। मैंने इस पर एक एक्सप्लेनर वीडियो भी बनाया है, डेविल्स आवर का सीज़न 2। बहुत ही शानदार शो। पीटर कैपाल्डी ने आग लगा दी है अपनी परफॉर्मेंस से, और जो एक्ट्रेस है मेन हीरोइन उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया है। ज़बरदस्त शो है, माइंड बेंडिंग शो है एकदम। इसकी स्टोरी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, आप मेरा एक्सप्लेनर वीडियो देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं स्टोरी बताऊँगा। बेसिकली ये शो जो है ये बताता है आपको कुछ टाइम ट्रैवल के रिलेटेड शो है। मैं ज़्यादा आपको स्टोरी बताकर स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। तो जो मेन कैरेक्टर हैं, एक लेडी होती हैं, उनको हर रात 3:33 को उसी समय पर एक सपना आता है जहाँ पर वो देखती हैं कि उनकी माँ आत्महत्या कर रही हैं एक गन के ज़रिए, और हर बार वो सपने से उठती हैं और उनके साथ काफ़ी अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। और उनका एक बेटा होता है जो बहुत अजीब तरह से बिहेव करता है, आम बच्चों जैसा वो नहीं होता। और इसी बीच वहाँ उनके शहर में, छोटे से शहर में वो रहते हैं इंग्लैंड में, जहाँ पर अचानक से हत्याएं होने लगती हैं। और ऐसी ही कुछ हत्याओं के दौरान पता चलता है जो हमारी मेन लेडी जो हैं, हीरोइन जो हैं, उनका कुछ किसी एक हत्या से कनेक्शन होता है, जिसके चलते वो मेन एक हीरो पुलिस वाले से वो मिलती हैं। इंडियन एक्टर हैं, इंडियन ओरिजिन के एक्टर हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने उस पुलिस वाले का किरदार प्ले किया है। तो उनसे वो मिलती हैं और बेसिकली ये दोनों सॉल्व करना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। वहीं पर पीटर कैपाल्डी का भी इन क्राइम्स से रिलेशन होता है, और उनके पास ये पूरी स्टोरी होती है कि क्यों और कैसे ये क्राइम्स हो रही हैं, क्यों, किसके चलते ये सब कुछ हो रहा है, और बहुत बड़े राज हमें पता चलते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त माइंड बेंडिंग साई-फाई शो है। इस शो की एक और बहुत मुझे प्यारी बात ये लगती है, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 6 एपिसोड्स का दोनों सीज़न जो है, आई थिंक 6 एपिसोड्स के 2 सीज़न हैं, टोटल 12 या 13 एपिसोड्स का पूरा शो है। 1-1 घंटे के एपिसोड होते हैं, बहुत शानदार है, माइंड बेंडिंग, और जिस तरह से फिल्माया गया है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ कभी कभी आप देखेंगे। कुछ एपिसोड में थोड़ा सा आपको पेशेंस लगेगा, लेकिन बहुत शानदार। रिवील के लिए वेट करें, बिल्कुल वर्थ है। तो ये थे मेरी लिस्ट जो मैंने सारे शोज़ इस साल 2024 में देखे। क्या आपने इनमें से कोई शोज़ देखे हैं, क्या देखे हैं तो क्या आपको पसंद आए हैं, या आपने कभी इन शोज़ का नाम भी सुना है, तो ज़रूर इस पर कमेंट कीजिए। आपका ये साल आपके कौन से फेवरेट शोज़ रहे हैं, ये भी कमेंट्स में बताइए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।